प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने मध्य बिंदु प्रमेय को देखा था, ठीक है। ये जो प्रमेय है आपका मध्य बिंदु प्रमेय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको जो है ना रिकैप कर लेते हैं कि मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि अगर एक त्रिभुज दिया गया हो, एक क्या दिया हुआ हो, एक त्रिभुज दिया गया हो, जैसे कि हमने मान लिया क्या ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज के दो भुजा पे जो है ना कोई बिंदु है और वो क्या है, मध्य बिंदु है। और आप जानते हैं मध्य बिंदु जो होता है वो किसी भी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं D और इसको कर देते हैं E और D से E को मिला देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय ये कहता है कि त्रिभुज की क्यों दो भुजा पर हमने क्या किया, दो बिंदु दिया और वो दोनों बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। और दोनों मध्य बिंदु को मिलाने पर एक रेखा बनेगा DE। तो जो ये जो D रेखा है, ये जो आपका DE रेखा है वो त्रिभुज के तीसरे भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। यानी DE जो होगा वो समांतर होगा किसके, BC के। यानी अगर ABC में D और E जो है ना मध्य बिंदु है AB का और AC भुजा का, तो DE जो होता है वो समांतर होता है किसके, BC के। और जो DE होता है वो आधा होता है किसके, BC के, हाफ होता है BC के। ये कैसे, अब मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से ये बात आ गई, ठीक है। अगर DE जो है, अगर मध्य बिंदु है तो DE जो होगा वो समांतर है D और E जो बिंदु है वो अगर मध्य बिंदु है और दोनों मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो आपकी DE है, D जो है वो समांतर होती है किसके, BC के। और D जो है वो हाफ होती है BC के। कैसे, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। और जस्ट उल्टा कर दिया जाए तो मध्य बिंदु का विलोम हो जाएगा। अगर दे दे कि D जो है, अगर यहाँ पे बोल दे कि D जो है वो समांतर है BC के, तो क्या होगा, तो ये जो D जो होगा, D और जो E होगा वो क्या होगा, आपका मध्य बिंदु होगा। कैसे, मध्य बिंदु है, क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु के विलोम से, मध्य बिंदु के विलोम से। ये बातें जो है हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था, उस पर चर्चा कर लिया था, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड आपका प्रश्नावली चतुर्भुज के प्रश्नावली 8.2, चतुर्भुज की प्रश्नावली क्या है, 8.2। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पाठ 8 पढ़ रहे हैं, पाठ 8 चतुर्भुज। चतुर्भुज प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 करने वाले, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.2 में जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है आपके NCERT बिहार बोर्ड में जो बुक है, ठीक है, उसको निकाल लीजिए। और प्रश्नावली 8.2 में बोला हुआ है कि ABCD क्या है, आपका एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। आकृति 8.29 में देखिए, और AC उसका एक विकर्ण है तो दर्शाना है, तीन चीजें है दर्शाना है। तो पहले बोला हुआ है कि ABCD क्या है, आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आकृति दिया हुआ है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज कैसे भी बनाइए, ठीक है। A B C और D, ये क्या है, आपका चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। ABCD एक चतुर्भुज है और बोला हुआ है कि PQRS जो है ना, PQRS जो है वो AB का, PQRS जो है क्रमशः AB भुजाओं AB BC CD और DA का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर क्रमशः दिया हुआ है तो P, पहले अगर P है तो भुजा AB का, AB पे ही क्या होगा, P होगा। यानी AB ये आपका क्या होगा, P होगा। क्यों P होगा, क्योंकि क्रमशः बोला, इसका मतलब है कि अगर बिंदु P पहले है तो भुजाएं क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की भुजाएं अगर पहला AB है और इसमें जो बिंदु है P है और क्रमशः दिया हुआ है, तो अगर पहला P है तो P जो होगा वो पहले भुजा, चतुर्भुज के पहले भुजा पे होगा। और दूसरा में अगर Q है तो दूसरा भुजा यानी BC पे आपका Q होगा। ये बातें आप जानते होंगे, ठीक है। और BC पे क्या है, आपका Q है, और CD पे क्या है, आपका R है, और
एडी पे क्या है आपका एस है, ठीक, मध्य बिंदु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इससे मिला दीजिए, और AC क्या है, इसका 1 मीटर है। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से आकृति आपको बनी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला नंबर में लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए। ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखेंगे P Q R तथा S क्रमशः AB BC CD एवं आपका बिंदु का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाना है, तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, पहले हमको ये दर्शाना है ऐसा जो है वो समांतर है किसके, और आपका जो ऐसा है वो आधा है किसके, और ये दर्शाना है, दूसरा क्या दर्शाना है, दूसरा ये दर्शाना है कि अपना जो PQ होगा वो बराबर होगा किसके, SR के, ठीक है। और तीसरा हमको ये सिद्ध करना है कि PQRS जो है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर, या कहोगे समांतर योग्य चतुर्भुज, ठीक है। ये हमको क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध कर देना है, आपको यहाँ पे प्रमाणित कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखेंगे हल, इसका पहला, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि AC से एक त्रिभुज बन रहा है, क्या आपका B, यानी ACB एक त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो बताइए ABC में, ठीक है ना, AB का P क्या लिखेंगे, बिंदु P, यहाँ पे लिखेंगे जो आपका जो P है, लिखेंगे P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और आपका Q BC का, यहाँ पे लिखेंगे AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है। QBC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ABC त्रिभुज में आपका P AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है, और यहाँ पे दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि PQ जो होगा वो तो लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि आपका जो PQ होगा वो समांतर होगा किसके, AC के, और PQ जो होगा वो आधा होता है किसके, AC के। और कैसे, यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, तो मध्य बिंदु प्रमेय उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह AC से एक त्रिभुज बन रहा है ACB, तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, S AD का मध्य बिंदु है, S AD का मध्य बिंदु है। और आपका R जो है वो CD का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो ADC में आप देख पा रहे हैं कि जो ऐसा जो है S जो है R जो है ना वो AD और DC का क्या है, मध्य बिंदु है, और ऐसा जो है वो मिला हुआ है। तो हम जानते हैं कि ऐसा जो होगा वो समांतर होगा किसके, यहाँ पे लिख सकते हैं
कि जो SR जो होगा वो समांतर होगा किसके, आपके AC के, और आप जानते हैं कि SR जो होगा वो आधा होगा किसके, AC के। क्या होगा, AC के। और कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। और इसको क्या मानेंगे, 2 मान, क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला तो यहाँ पे सिद्ध हो गया ना। क्या क्या सिद्ध करना है कि जो आपका ऐसा जो है वो AC के, ठीक है, हाँ इतना का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला अगर हम देखें तो इसको फर्स्ट में रखना चाहिए, इसको सेकंड में रखना चाहिए। ठीक है ना, तो आप पहला को ये रखिएगा, क्या बोलते हैं, स्टेप, चरण एक, स्टेप ये है चरण एक, तो इसको लिखिएगा और तब इसको लिखिएगा चरण 2, तब इसको लिखिएगा। पहले आप इसको लिखिएगा क्योंकि हमको दिखाना है क्या, SR जो है वो AC के समांतर है और SR हाफ इक्वल है। तो यहाँ पे ठीक है, ये जो है ना पहला नंबर है, पहले चरण एक नंबर पे पहले इसको लिखिएगा और 2 नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दूसरा नंबर हमको क्या सिद्ध करना है, दूसरा नंबर हमको ये सिद्ध करना है कि PQ जो है ना वो बराबर है किसके, SR के। PQ जो है वो बराबर है किसके, SR के। अब ध्यान दीजिए कि अगर PQ जो है ना वो समांतर है किसके, AC के, और PQ और AC जो है वो समांतर है किसके, यानी AC समांतर है PQ के और AC समांतर है SR के, तो क्या आपका जो SR होगा वो PQ के समांतर नहीं होगा, समांतर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपका समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि आपका अगर AC PQ के समांतर है और AC SR के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं आपका जो SR जो होगा, आपका जो SR जो होगा वो समांतर होगा किसके, PQ के, या PQ जो होगा वो समांतर होगा किसके, आपके। और आप जानते हैं कि जो समांतर होता है वो इक्वल भी होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं PQ जो होगा वो बराबर होगा किसके, AC के। और ये हमारा तो दूसरा नंबर यहाँ पे सिद्ध हो गया, दूसरा नंबर यहाँ पे सिद्ध हो गया। तीसरा क्या हमको सिद्ध करना है, तीसरा हमको सिद्ध करना है कि PQRS जो है एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड नंबर में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, कि आप जानते हैं कि हम लिखेंगे चूंकि PQ समांतर है किसके, AC के। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि समांतर है किसके, AC के, और PQ जो समांतर है वो इक्वल भी है किसके, AC के। तो PQ समांतर भी है AC के और PQ जो है ना इक्वल भी है किसके, AC के। तो आप जानते हैं कि आप समीकरण क्या बोलते हैं, 8.8, तो 8.8 में आपने पढ़ा होगा अगर एक चतुर्भुज के, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, कि अगर किसी चतुर्भुज के, ये PQRS क्या आपका चतुर्भुज ही है, ठीक है ना, तो अगर किसी चतुर्भुज के एक भुजा के युग्म, एक सम्मुख भुजा के युग्म अगर बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो वो चतुर्भुज क्या होता है, आपका एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका PQ है वो SR के क्या है, समांतर भी है, और PQ जो है ना SR के इक्वल भी है। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि आपका PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। और कैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रमेय 8.8 से, क्योंकि प्रमेय 8.8 में आपने पढ़ा है कि अगर किसी चतुर्भुज का एक युग्म समांतर हो और बराबर भी हो तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। और इस तरह से हमारा तीसरा नंबर क्या हो गया, दूसरा पहला नंबर जो प्रश्न है, तीसरा नंबर भी है वो सिद्ध हो गया। और आपका प्रश्न 1 जो है ना वो आपका यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब यहाँ पे आपको लिखना है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, ठीक है। तो बोला हुआ है कि अब एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज है, और पीक्यूआरएस क्या है, क्रमशः भुजाओं एबी बीसी सीडी और डीए का मध्य बिंदु दर्शाना है कि चतुर्भुज पीक्यूआरएस एक आयत होगा। पीक्यूआरएस क्या होगा, एक आयत है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो फिगर वैसे ही है, ठीक है ना, जो आपका आकृति है वो वैसे ही है, बस ये बोला हुआ है कि आपका एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज। ए बी है, यहाँ पे आपका पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, ये आकृति, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा नंबर है प्रश्न, ये उसका आकृति है, दिया गया है क्या, तो आपको दिया गया है कि आपका एबीसीडी क्या है, आपका एबीसीडी क्या है, एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी आपका एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर तथा एस भुजा एबी क्रमशः भुजा एबी बीसी सीडी तथा डीए का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है, दर्शाना है क्या, ये आपका पीक्यूआरएस, अंदर का पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस एक आयत क्या दर्शाना है कि पीक्यूआरएस जो है वो क्या है, आपका एक आयत है, ये हमको सिद्ध कर देना है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो पीक्यूआरएस हमको सिद्ध करना है क्या है, आपका एक आयत है, ठीक है। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे उसको पहले देखिए। तो आपने पिछले वाले वीडियो में जो 1 नंबर प्रश्न है आपने किया हुआ है, ठीक है। पहले हम करेंगे क्या, इस पीक्यूआरएस को हम दर्शाएंगे क्या कि ये क्या है, आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाले क्लास में, यानी पिछले वाले क्वेश्चन में, आपका पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्न संख्या 1 में जो आपने जितना काम किया था उतना तो इसमें करना ही है, और उसके आगे करना है कि क्या करना है उसको देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में पहले आप देखिएगा एबीसी से आपका क्या, एबीसी से पहला वाला है, ठीक है, जैसे ये ना वैसे ही, यानी ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में जो है ना पी एबी का मध्य बिंदु है, पी एबी का मध्य बिंदु है, और क्यू बीसी का मध्य बिंदु है, क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में, त्रिभुज की किसी तीनों दो भुजा पे जो दो बिंदु है वो अगर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये त्रिभुज एसी का जो तीसरी भुजा है, एसी का क्या होता है, समांतर होता है और आधा होता है मध्य बिंदु पर में। तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो PQ होगा वो समांतर होगा किसके, एसी के, और जो आपका PQ होगा आधा होगा किसके। ये लिखना काफी जरूरी है, अगर इतना सारा काम कर देते हैं और नहीं लिखते हैं मध्य बिंदु प्रवेश से, तो पूरा कर जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मान लेंगे। फिर उसी तरह त्रिभुज किसमें, ACD में, फिर उसी तरह आपका CD का R CD का मध्य बिंदु है, ठीक है। और उसी तरह SAD का
सकते हैं कि आपका जो एस आर होगा वो समांतर होगा किसके, एसी के, और आपका एस आर जो होगा वो आधा होगा किसके, एसी के। और कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से इसको मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं कि ये जो PQRS में आप ध्यान देखिए कि यहाँ PQ जो है ना, PQ जो है वो AC के समांतर है और SR जो है AC के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से अगर AC PQ के समांतर है और AC SR के समांतर है तो लिख सकते हैं क्या, आपका जो SR जो होगा वो समांतर होगा किसके, PQ के। और आप जानते हैं कि जो समांतर होता है वो बराबर भी होता है, हमने प्रूफ किया है थ्योरम में यानी प्रमेय में। तो हम लिख सकते हैं ऐसा जो होगा वो बराबर होगा किसके, PQ के। तो अगर ये PQRS एक चतुर्भुज है, किसी चतुर्भुज के आप पढ़े हुए हैं कि किसी चतुर्भुज के एक युग्म, एक समूह भुजाओं का एक युग्म अगर समांतर हो और बराबर भी हो तो वो जो चतुर्भुज होता है वो एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए आपका PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज तो हमने सिद्ध कर दिया क्या, PQRS जो होगा अभी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो अब जानते हैं कि अगर इस समांतर चतुर्भुज भी एक क्या होता है, मतलब कह सकते हैं कि एक आपका जो आयत हमको सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक आयत है। तो आयत जो होता है वो क्या होता है, आपका एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन आयत का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर मान लेते हैं हम दिखा दें इसमें एक कोण क्या है आपका 90 डिग्री है, एक कोण क्या है आपका 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो समांतर चतुर्भुज होगा, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा को अगर एक कोण को अगर आप दिखा देते हैं 90 डिग्री तो वो क्या हो जाता है, आपका एक आयत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिगर को हम इस तरफ थोड़ा कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे बनाएंगे। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, या जानते हैं कि ये P है, ये जानते हैं Q है, ये R है और ये क्या है आपका S है। जैसे मिला हुआ था, ये ऐसे बना हुआ था, ये ऐसे बना हुआ था। अब करेंगे क्या, इसमें हम इसको भी मिला देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, मिला देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे O। क्या नाम दे देंगे, O नाम दे देंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे कि हम जानते हैं कि PQRS जो है ना आपका एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अगर ध्यान दे ऐसा जो है वो अगर AC के समांतर है तो अगर यहाँ पे हम कर देते हैं, क्या कर दें, अगर इसको कुछ नाम दे दें, क्या नाम दे दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम कर देते हैं क्या आपका M, इसको कर देते हैं M और इसको कर देते हैं N। ठीक है, तो अगर SR जो है वो पैरेलल है AC के तो हम कह सकते हैं कि अगर कंप्लीट जैसे यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे कि यहाँ पे MN जो है वो पैरेलल है PQ के और यहाँ पे कर देते हैं RS, यहाँ पे कर देते हैं TP। तो अगर MN पैरेलल है किसके, PQ के, तो जो TP होगा वो भी पैरेलल होगा किसके, RS के। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल इसी से तो है, तो हम कह सकते हैं क्या कि अगर SR पैरेलल है AC के तो हम कह सकते हैं कि आपका जो MR होगा, MR भी पैरेलल होगा किसके, आपके NO। MR भी क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, MO के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। यानी आपका जो MR जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, NO के। और उसी तरह अगर RQ पैरेलल है किसके, BD के, है ना, क्योंकि वैसे ही हम जाएं तो आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह से, इसी तरह से अगर ट्रायंगल जानते हैं तो ये समांतर है तो इस तरह इतना आधा होगा समांतर होगा। ठीक है ना, ये भी क्या होगा, समांतर होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, आपका समांतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि RM
पैरेलल है किसके, RM पैरेलल है किसके, NO के। RM किसके पैरेलल है, आपके NO के। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो RM जो है, ठीक है, आपका RM जो है वो पैरेलल है किसके, NO के, ठीक है, कोई दिक्कत बताइए। और जो आपका MO है, MO जो है वो पैरेलल है किसके, NR के, है ना, NR के। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो बताइए आपका MONR एक पैरेलल, MONR भी क्या होगा, एक आपका पैरेललोग्राम होगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए MORN एक क्या होगा, पैरेललोग्राम का मतलब क्या, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज होगा या है, और आप जानते हैं कि ABCD क्या है, आपका एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, आपका एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज जो होता है ना, समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को जो है ना 90 डिग्री पर क्या करते हैं, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, या 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अगर ये अगर 90 डिग्री है, यानी अगर एंगल O अगर 90 है, तो एंगल R भी क्या होगा, आपका 90 ही होगा एंगल, इसीलिए एंगल R भी क्या होगा, आपका 90 होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये MONR अगर समांतर चतुर्भुज है, तो अगर ये O अगर 90 है, तो आपका R भी क्या होगा, आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बोलिए, इस तरह कोई दिक्कत है। तो आपने एक एंगल को, एक कोण को दिखा दिया 90, ये और ये अगर 90 आ गया, तो वैसे ही अगर हम देखें, इसे ही अगर हम करें, तो अगर हम मान ले कि ये इसके समांतर है, यानी RN जो है ना और MO के समांतर है, और ON जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ के बनने वाले कोण क्या होंगे, 180 होंगे। और कैसे 180 होंगे, कैसे होंगे, तो ये जो होंगे आपके, कैसे हम कह सकते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है ना आपका को इंटीरियर एंगल से, को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, अंतर कोण से ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी 180 हो जाएगा। तो ये 90 है, ये 90, 180 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये ठीक है, और दोनों क्या हैं, आप जानते हैं कि दोनों जो है ना एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, हम कह सकते हैं। तो आपके पास सीधे ध्यान रखना है कि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण को अगर दिखा देते हैं 90, तो वो क्या हो जाता है, तो इसीलिए आपका हम लिख सकते हैं एक कोण अगर 90 हो गया, ठीक है, ये 90 हो गया, तो ये भी क्या होगा, आपका 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि आपका M यानी आपका क्या हो जाएगा, PQRS क्या होगा, एक आयत होगा, आयत पता नहीं होगा, ठीक है। PQRS क्या होगा, एक आयत होगा, और इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे सिद्ध हुआ, इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे सिद्ध हो गया। तो चलिए अब अगला हम यहाँ पे देखते हैं टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है, चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने दिखा दिया कि एक एंगल यहाँ पे क्या है, 90 है कि नहीं है। ये अगर 90 है, ठीक है, ये अगर 90 है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, आपका कोई भी x कर दीजिए, इसको कर दीजिए, ये हो गया x, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके भी समांतर और ये इसके भी समांतर हो जाएगा। तो ये 90 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 90 ही हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि ये PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो 90 है आपका 90 हो जाएगा, और 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। तो ये अब समांतर चतुर्भुज था, PQRS एक समांतर चतुर्भुज था। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि इसके सारे कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि PQRS क्या है, एक आयत होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है गार्जियन आ गए थे, जिसकी वजह से जो है रुकना पड़ा था, या उतना नहीं बता पाए हैं। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है। चलिए तो अब जो है ना, अब आपको देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, बोला हुआ है कि ABCD क्या है, एक आयत है, ठीक है। तो ये जो फिगर बना हुआ है बस यही है। अब यहाँ पे ये जो फिगर बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर ABCD दिया गया है। ABCD एक आयत है, ABCD क्या है, एक आयत है।
जिसमें आपका Q R तथा S क्या है, S क्रमशः ए बी सी डी तथा ए डी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध या दर्शाना है, तो सिद्ध करना है क्या, ये आपका PQRS एक क्या है, समचतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो PQRS एक समचतुर्भुज, इसका मतलब क्या है कि हमको PQ जो है ना इक्वल है RQ के और इक्वल है किसके, RS के और इक्वल है किसके, आपके PA के, मतलब चारों भुजा को बराबर दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल और देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले करना क्या है, जितना आप पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहला नंबर को सिर्फ जितना आप काम किए उतना करना है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC क्या है, जो है मध्य बिंदु, और जो है Q BC का मध्य बिंदु है। BC का क्या है, आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका जो PQ होगा वो समांतर होगा किसके, AC के, है ना, और PQ जो होगा वो आधा होगा किसके, AC के। और कैसे, मध्य बिंदु प्रमेय इसको मान लेंगे फर्स्ट, क्या मान लेंगे इसको मान लेंगे फर्स्ट। इसी तरह होती है कौन सी, AC से D बनता है ना, आप लिख सकते हैं फिर वो ACD में हम क्या कर सकते हैं, CD का मध्य बिंदु है, और S जो है वो AD का S जो है AD का मध्य बिंदु है। S AD का मध्य बिंदु है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए कह सकते हैं कि आपका जो SR होगा वो समांतर होगा किसके, AC के, और SR जो होगा वो आधा होगा किसके, AC के। और कैसे, मध्य बिंदु ठीक है। तो SR जो है वो समांतर है AC के, और PQ जो है समांतर है AC को। लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि आपका जो PQ जो होगा वो समांतर होगा किसके, SR के। और आप जानते हैं जो समांतर है वो बराबर भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि PQRS जो होगा, PQRS ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या, एक समांतर चतुर्भुज। कैसे, अगर PQRS 4 भुजा है तो चतुर्भुज होगा ही होगा। अगर किसी चतुर्भुज के एक युग्म समूह भुजा का एक युग्म अगर क्या हो, समांतर भी हो और बराबर भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसलिए PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। PQRS क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, हमको ये दिखाना है कि तो इसके मतलब ये PQRS ये जाना है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है ना, तो इसके सम्मुख भुजा बराबर है, लेकिन सम्मुख भुजा बराबर करने से क्या होगा, हमको तो ये सिद्ध करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये है कि हमको सारे भुजा को बराबर करना होगा, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो हम क्या कर देते हैं, अगर इसको बराबर कर दे या इसको बराबर कर दे, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एक समांतर, ये एक समचतुर्भुज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे,
आप ले लीजिए एसएपी, ये ट्रायंगल, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है, और दोनों के ये सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर दें तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, सीधी से सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इसके इक्वल हो गया तो एसपी जो है इक्वल हो गया किसके, पीक्यू के, तो पीक्यू किसके इक्वल है, आपका एसआर के, ठीक है, और क्या रहा ना, और एसपी किसके इक्वल है, आरक्यू की, यानी चारों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे क्या, त्रिभुज, अब त्रिभुज किसमें, एसएपी, एसएपी तथा त्रिभुज पीबीक्यू में, पीबीक्यू में, इसमें पीबीक्यू में। तो अब कैसे हम इसमें क्या करेंगे बताइए। तो अगर एबीसीडी एक आयत है तो बताइए यहाँ पे 90 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 90 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, समझ आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे क्या, आपका कोण ए बराबर होगा कोण बी के, क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ पे, ठीक। उसी तरह आपका ये P अगर मध्य बिंदु है तो AP जो होगा वो PB के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आता है। तो लिख सकते हैं AP जो होगा वो बराबर होगा किसके, PB के, क्यों, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, और कोई भी मध्य बिंदु जो है ना किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो AP जो है ना वो PB के क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत है, इतना है तो बताइए, ठीक है, तो उसी तरह अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो AD होगा वो BC के क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं AD जो होगा वो बराबर होगा किसके, BC के। कैसे हमने लिख दिया, AD जो है वो कैसे बराबर है BC के, तो आप जानते हैं ABCD अगर एक आयत है तो आयत के समूह भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे लिखेंगे आयत ABCD के समूह भुजा लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि अगर किसी का पूर्ण के बराबर है तो अगर AD बराबर है BC के तो AD का आधा BC के आधे के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ AD बराबर होगा हाफ ऑफ BC के, यानी AD का आधा को हम ES या SD कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि S क्या है, मध्य बिंदु है, S क्या है आपका मध्य बिंदु, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नॉर्मली है ना, ये इसके मध्य बिंदु आधा ही होगा, तो हमको यही नहीं चाहिए, तो हम हाफ ऑफ AD को क्या लिख सकते हैं, ES लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ BC को क्या लिखेंगे, BQ लिखेंगे। क्यों हमने AS और BQ लिया, क्योंकि हम इस त्रिभुज में हैं, इस त्रिभुज में हैं, तो हमको इसको लेना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज में AS और BQ आया है, इसीलिए हमने आधा में BS को नहीं लिया है बल्कि AS को लिया है, और BQ को नहीं लिया बल्कि क्या लिया है, BQ को लिया है। तो देखें त्रिभुज के तीनों चीज यहाँ पे क्या हो गए, एक तो यहाँ पे AB इक्वल हो गया, ये आ गया और ये आ गया, हमको तीन चीज यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज आपका SAP सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज PQ कैसे, एंगल साइड और साइड यानी SAS सर्वांगसमता से ये हो गया। इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, आपका SR, इसलिए आपका SR जो होगा वो बराबर होगा किसके, PQ के, कैसे, आपका CPCD से सर्वांगसम त्रिभुज के क्या समूह भुजाएं जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो SR जो हो गया वो PQ के क्या हो गया, यानी SR जो है वो PQ के इक्वल हो गया। तो नॉर्मली हम लिखेंगे यहाँ पे SR जो है वो किसके इक्वल है, PQ के, और SR आल्सो किसके इक्वल है, तो SR जो है वो आल्सो इक्वल है किसके, ठीक है, SR नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका जो SP जो होगा वो इक्वल है किसके, PQ के, SP जो होगा वो इक्वल है किसके, आपके PQ के, SP जो होगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में है ना, और इस त्रिभुज में ऐसा जो होगा आपका ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बार-बार हम लोग ऐसा काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा कर रहा है। SP जो होगा वो PQ के इक्वल है, SP जो है PQ के इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं SP इक्वल है किसके, PQ के, और इक्वल SP किसके इक्वल है, तो SP इक्वल है किसके, RQ के। क्यों RQ के, क्योंकि जो है ना यहाँ पे PQR जो है क्या है आपका, एक समांतर चतुर्भुज है, तो SP जो है ना आल्सो इक्वल है, क्योंकि SP जो है वो समांतर चतुर्भुज का क्या है, समूह कोण है किसके, RQ के। तो SP RQ के इक्वल है। ये तो हमने CPCD से कर दिया,
दो त्रिभुज को सर्वांग करके एसपी पीक्यू के इक्वल है और एसपी किसके इक्वल है, आरक्यू के इक्वल है, और पीक्यू किसके इक्वल है, तो पीक्यू जो है ना वो एसआर के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए चारों भुजा यहाँ पे बराबर आ गए कि नहीं आ गए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि आपका PQRS एक सम चतुर्भुज, PQRS एक सम चतुर्भुज है। और यहाँ पे क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, और इस तरह से आपका तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। और चलिए अब देखते हैं क्या आपका चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या करता है। तो अब जो है ना यहाँ पे आपको देखना है, जैसे इस प्रश्नावली में 7 क्वेश्चन है, ठीक है, और सातों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमने हर एक पॉइंट को, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने यहाँ पे, हर एक बिंदु को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया, और काफी समझते हुए जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, यानी आज की क्लास में नॉर्मली हम लोग 4 तक ही करेंगे, ठीक है, और 5, 6, 7 अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा समय लग जाएगा, और 1 घंटा प्लस यानी 1 आवर प्लस लग जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत होगा उसको समझने में। तो 4 तक हम लोग वीडियो करेंगे, 4 तक हम लोग करेंगे, बाकी जो आपका 5 से जो 7 होगा, यानी इस वाले वीडियो में आपका 1 से लेकर जो है ना आपका 4 प्रश्न रहेंगे, और बाकी अगले जो है ना, यानी आज हम लोग ये कर लेंगे, और बाकी सेकंड क्लास में हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 से 7 करेंगे, यानी 3 क्वेश्चन जो बचेगा वो अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है आपका जो 4th नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। तो कह रहा है कि ABCD आपका एक समलंब है, जिसमें AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है, साथ ही BD क्या है, विकर्ण है, और E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, जो BC को F पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जैसे कि आकृति आपका 8.30 में लिखा हुआ है, तो दर्शाना है कि F भुजा जो है ना BC का क्या है, आपका एक मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले जो आपका आकृति बना हुआ है उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, क्या है ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, और ये आपका D है, और इसे मिला हुआ है। ठीक है, और इधर ये है आपका E, और ये है आपका F, ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ये आपका आकृति बना हुआ है। ठीक है नॉर्मली, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABCD आपका क्या है, एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम है, दिया गया है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, और जानते हैं और बोला हुआ है कि AB जो है ना वो समांतर है किसके, CD के। अब बोला हुआ है कि BD एक विकर्ण है, अर्थात BD एक क्या है, विकर्ण है, और बोला हुआ है कि जो AB का E जो है ना, AD का E जो है AD का मध्य बिंदु है, तो AD का मध्य बिंदु है, ये AD का क्या है, आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, और बोला हुआ है E से होकर AB क्या है। ठीक है, E से होकर AB एक किसी जो BF पर प्रतिच्छेद करती है। अच्छा ठीक है, BF ठीक है, बताना है कि F जो है ना मुझे BC का मध्य बिंदु है, यानी ठीक है, हमको दिया क्या हुआ, बस ये दिया हुआ है कि आपका ABCD का बाकी जो है ना उल्टा बात है, दूसरा कुछ नहीं है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहाँ पे ABCD के समांतर है और EAD का मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि FB क्या है, F जो है ना वो BC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है कि F जो है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या है आपका F BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। आप लिखेंगे हल, ठीक है ना, या प्रमाण भी लिख सकते हैं या हल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये करना, ठीक है, समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए
ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो आप देख रहे हैं कि ए डी बी में देखिए क्या लिखेंगे, और इसको ये जो पॉइंट है ना इसको नाम देते हैं क्या, अगर हम जी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जी यहाँ पे नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे आपका डी ए बी, ठीक है, त्रिभुज बी ए बी क्या है, डी ए बी में, तो डी ए बी में अगर ई क्या है, ए डी का, ई ए डी का बिंदु है, ये क्या है, एडी का अगर मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है, तब जानते हैं कि जो ईजी होगा वो लिख सकते हैं, ईजी जो होगा वो समांतर होगा किसके, एबी के, जो होगा वो एबी के क्या होगा, आपका समांतर होगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर ये ईजी जो है वो अगर एबी के क्या है, समांतर है, तो आप जानते हैं कि ये जो ई और जी जो होगा यानी मध्य बिंदु के विलोम से, तो हम लिख सकते हैं क्या कि लिख सकते हैं जी क्या होगा, बीडी का, जी बीडी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, कैसे मध्य बिंदु, कैसे किसके क्या बोलते हैं आपका मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के विलोम से, क्योंकि आप जानते हैं हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि ईजी जो है ना, यानी आप जानते हैं कि ई अगर ये मध्य बिंदु है तो ईजी जो होगा वो क्या होगा, ये भी के समांतर होगा, और आप जानते हैं कि जो समांतर है, ठीक है, जो समांतर होगा यहाँ पे ये ईजी जो है ना, अगर एबी के समांतर है तो हम ई और जी जो है वो क्या होगा, आपका मध्य बिंदु होगा, कैसे, थेल्स के क्या बोलते हैं आपका मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। तो पहले तो ई तो आपका मध्य बिंदु है ही है, तो जी भी क्या हो गया, आपका मध्य बिंदु यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कौन त्रिभुज है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में, तो त्रिभुज बीसीडी में अब हमने लिख दिया कि जी क्या है, जी क्या है, तो आपका मध्य बिंदु है किसके, बीडी के, हमने प्रूफ किया है ना, जी बी डी का, बीसीडी बीडी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, कैसे लिख दिया, प्रमाणित किया गया, प्रमाणित किया गया। तो अगर जी बीडी का मध्य बिंदु है तो बताइए जीएफ जो होगा, जो आपका जीएफ जो होगा वो क्या होगा, जीएफ जो होगा वो समांतर होगा किसके, सीडी के, जीएफ जो होगा वो समांतर होगा किसके, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए आपका जो जीएफ होगा, जीएफ जो होगा वो समांतर होगा किसके, आपके सीडी के। तो अगर जीएफ समांतर है सीडी के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं आपका एफ होगा, इसलिए लिख सकते हैं एफ क्या होगा, इसी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, कैसे, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के, ठीक है। और ये इसी को हमको सिद्ध करना था, ठीक है, तो दिक्कत में इसी को क्या करना था, हमको सिद्ध करना था, समझ आया, तेरा मतलब दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, और हम लोग इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो आपका 3 प्रश्न है तो अगले क्लास में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।